हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस पीवाईक्यू। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारे प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए आए होंगे उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर ले। आपका जो अभी फिलहाल में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है 2026 में, उसका यहाँ पे आपका पिछले साल के क्वेश्चंस के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि कैसा पैटर्न्स पूछा जाता है। आप इस वीडियो में जुड़कर ये पता कर सकते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की तैयारी करते होंगे, किसी भी जॉब का तैयारी करते होंगे, अगर आपका उसमें साइंस है तो आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि ये पिछले साल का पैटर्न पर क्वेश्चन आधारित है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से एकदम समझना है और नोट्स बनाते चलना है। और अगर नए जुड़े हो तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप लोग को वॉच करना है प्रैक्टिस सेट 1 से। ठीक है, अभी मेरा बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है, उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स का भी लाएंगे। ठीक है, और फिलहाल जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा उसके बाद यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मैं कराऊंगा। चलिए तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से एकदम समझना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? जो पादप में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर जो कठोर बाह्य आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 29/12/2024 शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपके ये रहे ऑप्शंस। ऑप्शन ए है केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन बी वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका आवरण, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है पादप यानी पेड़ पौधों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? यानी जो कठोर बाह्य आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो बेटा कोशिका भित्ति बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा, पादप कोशिका में पाया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कोशिका भित्ति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, कोशिका भित्ति की अगर खोज की बात करें तो कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कब किया था? कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद इसकी उपस्थिति की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यह केवल पादप, कवक और बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यहाँ पे 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है, यह पादप पे तो पाई ही जाएगी, लेकिन ये साथ साथ कवक और बैक्टीरिया में भी पाया जाएगा। पूछ देगा आपसे कि कवक और कोशिका बैक्टीरिया में, कवक और बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, तो आपको कोशिका भित्ति बोलना होगा। ठीक है, कवक और बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाया जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर इसकी प्रकृति की बात करें, इसका नेचर के बात करें, तो यह निर्जीव यानी नॉन लिविंग सेल और पूरी तरह से पारगम्य यानी पैर सॉरी, यह पूरी तरह से पारगम्य यानी परमिएबल होता है। ठीक है, संरचना है पारगम्य, ध्यान रखना है। ये चीज आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो आपको पारगम्य ऑप्शन में मिलेगा। तो कोशिका भित्ति आपकी पारगम्य होती है यानी पेरिमेबल होती है। ठीक है, इंग्लिश में पेरिमेबल बोलेंगे। एक होता है सेमी पेरिमेबल, एक होता है पेरिमेबल। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पेरिमेबल मारना है यानी पारगम्य। कोशिका भित्ति का प्रकृति कैसा होता है, तो पारगम्य होता है। ध्यान रखना है चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पारगम्य वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। रेलवे में भी पूछा है, एसएससी में भी पूछा है, और बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोशिका भित्ति का जो प्रकृति होता है कैसा होता है, तो आपको ऑप्शन में पारगम्य मिलेगा और आप उसी को मार के आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर इसका मुख्य घटक की बात करें, मुख्य घटक, तो ध्यान देंगे
पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान रखना है, जो पौधों की कोशिका भित्ति होता है ये सेलुलोज की बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। इस चीज को ध्यान रखना है। पौधों की कोशिका भित्ति पूछे किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला देखेंगे मुख्य घटक कवच के बारे में। अगर हम लोग देखेंगे तो कोशिका भित्ति मुख्य घटक कवक के बारे में देखेंगे। यह तो अभी हम लोग मुख्य घटक पादप पे देखें। अगर पादप में पूछे कोशिका भित्ति किससे बनी होती है तो पादप में आपका सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, वहीं अगर आपसे कवक में पूछ दे कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है तो कवक की कोशिका भित्ति आपका काइटिन की बनी होती है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। वहीं अगर आपसे बैक्टीरिया का पूछ दे कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है तो आपको बैक्टीरिया में पेप्टिकोग्लाइकन यहाँ पे की बनी होती है। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं कि बैक्टीरिया का जब कोशिका भित्ति होता है वो किससे बना होता है तो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। यहाँ पे तीन मेन पॉइंट्स है। सबसे मेन पॉइंट्स देखो ध्यान से समझना। कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ पाया जाता है तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, बैक्टीरिया में पाया जाएगा और आपके कवक में पाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जो पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति होगा वो सेलुलोज का बना होगा। पादप कोशिका का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होगा। वहीं अगर कवक की कोशिका भित्ति बोला, कवक का काइटिन का बना होता है। कवक में कोशिका भित्ति यहाँ पे देखिए काइटिन का बना होता है। वहीं अगर बैक्टीरिया में पूछे कि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है तो वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पॉइंट्स देखते हैं मुख्य घटक के बारे में। तो शैवाल एल्गी की भित्ति सेलुलोज गैलेक्टोन और मेनान की बनी होती है। ध्यान से समझेंगे। ये बोल रहा है कि जो मुख्य घटक जिसे शैवाल जिसमें आ गए तो शैवाल में शैवाल जिसको इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, शैवाल की जो कोशिका भित्ति है ध्यान से समझना, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज और गैलेक्टोन और मेनान की बनी होती है। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो आपका सेलुलोज से बनी होती है और गैलेक्टोन से बनी होती है और मेनान से बनी होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेलुलोज होता है। ठीक है, हालांकि गैलेक्टोन और मेनान होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन ये तीनों आपको ऑप्शन याद करके चलना है। ठीक है, सेलुलोज, ग्लैक्टेन और मेनान शैवाल की कोशिका भित्ति इसी से बनी होती है। ठीक है, अगर इसका कार्य की बात की रहे हम लोग, कार्य इसका फंक्शंस क्या होता है तो ध्यान से समझेंगे। ये कोशिका को निश्चित आकार, मजबूती और बाह्य घटकों की सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये बाह्य घटकों की सुरक्षा प्रदान करती है। पेड़ पौधों के सबसे जो बाहरी वाला आवरण होता है उसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं। तो वो क्या करता है कि बाहर से प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि अंदर जो वर्क हो रहा होगा, जो सेल के द्वारा वर्क हो रहा है उसको नुकसान न पहुंचे। तो प्रोटेक्ट करने का काम किसका हुआ? कोशिका भित्ति का हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो मध्य पटलिका यानी मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला की अगर बात करें तो दो कोशिकाओं को जोड़ने वाली परत कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ठीक है, दो कोशिकाओं को जोड़ने वाली परत कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं प्लाज्मोस्टेरा। ठीक है, क्या क्या नाम रहता है यार इसका, प्लाज्मोडेस्मेटा, इंग्लिश में देख लेते हैं प्लाज्मोटेडा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, याद रखना है इसको, प्लाज्मोडेस्मेटा। देखो कोशिका भित्ति में मौजूद वे छिद्र जो कोशिका के बीच संपर्क बनाए रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन मैं गलत कर रहा हूँ तो, क्योंकि थोड़ा मतलब मेरा जीव जो है ना वो नहीं इसके प्रति अब संवेदन कर पा रहा है। बट आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक ना। तो देखो ये क्या करता है, इसका जो मेन वर्क होता है कोशिका के बीच संपर्क बनाए रखता है। ठीक है, जो प्लाज्मोडेस्मेटा जो प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो कोशिका भित्ति के मौजूद वे छिद्र जो दो
कोशिकाओं के बीच संपर्क बनाए रखने का था। मतलब कुल मिला जुल के इसका प्लाज्मोस्मेटा का जो वर्क है वो संपर्क बनाए रखने का काम है कोशिका के भित्ति के अंदर, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टिंग का वर्क है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन मेरा 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी होता है। आरआरबी आरपीएफ एसआई 9/12/2024 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी ऑक्सीसोम, ऑप्शन सी ग्लाइकी ऑक्सीसोम, ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एकदम सही जवाब। हाँ, अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे होंगे ग्लाइको ऑक्सीसोम, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्लाइको ऑक्सीसोम इस चीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ पॉइंट है उसको ध्यान से सुनना। पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा के रूप में रूपांतरित करने के लिए ग्लाइको ऑक्सीसोम उत्तरदायी होता है। यह पौधों तथा कवकों में पाए जाने वाले कोशिकांग है, ठीक है। जो ग्लाइकोलॉक्सीसोम है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पौधों व कवक, पौधों व कवक में ग्लाइको ऑक्सीसोम पाया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे, जो फैटी अम्लों को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं ये बीज अंकुरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विशेष प्रकार के पेरोक्सीसोम होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा अंगक, क्या बोल रहा है, कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए सूत्रकणिका, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी लयनकाय, ऑप्शन डी केंद्रक। जो सिर्फ और सिर्फ पादप यानी प्लांट सेल में पाया जाता है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पढ़े होगे अच्छे से सेल चैप्टर तो ये बता दोगे तुम लोग। हाँ ठीक है, करेक्ट है। बहुत बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन बी, बी सही है, हरित लवक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रवी तंतु कहलाते हैं। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रवी तंतु कहलाते हैं। ऑप्शन ए अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन बी जीव द्रव्य तंतु, ऑप्शन सी तारक केंद्र, ऑप्शन डी तर्क तंतु, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा एक कोशिका दूसरी कोशिका को जोड़ने का कार्य करता है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी जीव द्रव्य तंतु, ठीक है। जीव द्रव्य तंतु यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन से। 5वां नंबर देख लेते हैं हम लोग। लवक और सूत्र कणिका में क्या समानता है। लवक और सूत्र कणिका में क्या समानता है। काफी मजेदार क्वेश्चन है ये। लवक और सूत्र कणिका में क्या समानता है। सूत्र कणिका के बारे में मैंने अच्छा से चर्चा किया हुआ है पिछले वाले लेक्चर में, तो उसको जाके आप लोग देखना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर नए आए होंगे तो आप लोग पीछे का वीडियो देखना मिस नहीं करना। अभी करीब 8 या 9 वीडियो अपलोड किया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाके वहां से लेक्चर 1 यानी प्रैक्टिस सेट 1 से देखना स्टार्ट कर देना है। देखिए ए है आपका, दोनों में अपना अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। बी दोनों एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखना है इस चीज को। एटीपी का उत्पादन करते हैं। सी में दोनों केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। वहीं डी दोनों में क्लोरोफिल होता है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो लवक और सूत्र कणिका में समानताएं को स्पष्ट बनाती है। तो बेटा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, दोनों में अपना अपना डीएनए होता है और राइबोसोम भी होते हैं, ठीक है। सूत्र कणिका को इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र, इसको इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, मैंने इस चीज को बताया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों में अपना अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। मैंने ये भी बताया हुआ है कि खुद का डीएनए किसके किसके पास होता है, ठीक है। मैं बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है आपका ये। चलिए तो आपका ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा हम लोग डीएनए के बारे में अच्छा से जान लेते हैं, जो काफी अच्छे टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से माने जाते हैं। तो देखो, डीएनए का जो पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जस्ट मैंने बताया कि डीएनए का जो पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर खोज की बात किया जाए तो सबसे पहले 1869 में फेडरिक मिसर ने की थी। डीएनए का खोज कौन किया था? 1869 में फेडरिक मिसर, 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। उसके बाद ड्यू कुंडलिट मॉडल यानी डबल हेलिक्स डीएनए का खोज कौन किया था? एग्जाम में ये पूछता है कि डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का किसने दिया? तो 1993 में वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, डीएनए की इसको द्विकुंडित संरचना इंग्लिश में बोलते हैं। इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है किसने दिया था? तो 1953 में वाटसन और क्रिक्स ने दिया था। ठीक है, जब इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया तो इसके उपलक्ष्य में इन लोगों को 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद अगर इसकी इकाई की बात किया जाए तो डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डीएनए के कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो जीन बोलते हैं। ठीक है, अगला अवस्थिति के बारे में जानते हैं, लोकेशंस के बारे में अगर इसके जानते हैं तो ध्यान से समझना है। देखो, डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद होता है। यही चीज मैं बोल रहा था कि इन लोग के पास खुद का डीएनए होता है। किसके किसके पास? एक केंद्रक के पास खुद का डीएनए होता है, एक उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, और एक क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है। बाकी किसी के पास भी डीएनए खुद का नहीं होता है। लेकिन ये तीन ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं, ऐसे कोशिकांग है जिनके पास खुद का डीएनए होता है। एक केंद्रक हो गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और एक क्लोरोप्लास्ट हो गया। इन सारे कोशिकांग के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा से वहां पे मैंने बताया हुआ हूं, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, संरचना के बारे में अगर जाने, तो डीएनए एक पॉली न्यूक्लियोटाइड है जो न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला से बना होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे को देख लो अच्छा से। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजनी क्षार। अच्छा, डीएनए क्या होता है? तो एक चीज ध्यान रखना, डीएनए जो होता है वो क्षार होता है। ये चीज पूछा हुआ क्वेश्चन है। डीएनए जो होता है बेस मॉडल होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ध्यान से देखो कि नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजन बेस डीएनए 4 प्रकार के क्षार होते हैं। पहला होता है एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा साइटोसिन, चौथा थाइमिन। ठीक है, डीएनए में कुल 4 प्रकार के क्षार होते हैं, इसको याद रखना है। पहला एडेनिन होता है, दूसरा ग्वानिन होता है, तीसरा साइटोसिन, चौथा थाइमिन। इसका शॉर्ट नेम AGCT, AGCT। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। क्षार युग्मक के बारे में देख लेते हैं। बेस पैरलिंग, एडेनिन हमेशा थाइमिन A=T के साथ, और साइटोसिन हमेशा गुआनिन यानी C=G के साथ जुड़ा होता है। एडेनिन किसके साथ जुड़ा होता है? तो एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, और वहीं आपका साइटोसिन किससे जुड़ा होता है? तो हमेशा ये आपका किससे जुड़ा होता है? तो गुआनिन से जुड़ा होता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर बॉन्ड की बात किया जाए डीएनए में, तो दो धागों के बीच 4 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डीएनए आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ध्यान रखना है। शर्करा की बात करें तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में शर्करा मतलब इंग्लिश में इसको शुगर बोला जाता है। ठीक है, जिसको चीनी मतलब हम लोग आमतौर पे बोलते हैं, तो वो चीनी नहीं, यहाँ पे शर्करा की बात हो रही है। तो डीएनए में जो शर्करा होती है वो डीऑक्सी राइबोसोम शर्करा पाई जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, उसके बाद अनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो डीएनए माता पिता से संतानों में गुणे को ले जाने वाले अनुवांशिक वाहक है। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंट्स का खोज भारत में कौन किया था? तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट्स के खोज डॉक्टर लॉलजी सिंह किए थे। डॉक्टर लॉलजी सिंह ने किया था भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट्स का खोज। ठीक है, चलिए ये रहा डीएनए से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ध्यान से समझना है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। बोल रहा है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। ऑप्शन ए, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करता है। यही ऑप्शन करेक्ट है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला ही बार में हम लोग का तीर सही लग गया, ठीक है। क्योंकि जो पादप कोशिका जो कोशिका भित्ति होती है विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए 7th नंबर हम लोग देख लेते हैं। अपशिष्ट उत्पादकों को पादप कोशिका के अंदर कहां संचित किया जाता है। मैंने ये क्वेश्चंस बताया हुआ है अच्छे से, ये रिपीट किया है आरआरबी ग्रुप डी 15/9/2022 शिफ्ट 3 में। अपशिष्ट उत्पादकों को पादप कोशिका के अंदर कहां संचित किया जाता है। ऑप्शन ए गोल्जी काय में, ऑप्शन बी रसधानिया में, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए अपशिष्ट पदार्थ को कहां पे सेव करके रखा जाता है कोशिकांग के अंदर। तो बेटा याद रखना, जो अपशिष्ट पदार्थ का जो कोशिका के अंदर जो संचित करने वाला जगह होता है वो आपका रसधानी होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसधानी को इंग्लिश में वॉक्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर देख लेते हैं। हाँ तो 8 नंबर क्वेश्चन है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है उसका जो क्लोरोफिल का जो वर्णक होता है कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होते हैं। सिंपल क्वेश्चंस बोल रहा है कि क्लोरोफिल कोशिका के इनमें से निम्न ऑप्शन में से किस घटक के रूप में मौजूद होता है। तो ऑप्शन ए है हरित लवक, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम्स। तो ये आपका अपना माइंड का भी थोड़ा यूज करके इसका आंसर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप सोच रहे हैं वही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक जो है कोशिका में घटक के रूप में मौजूद होता है, ठीक है, क्लोरोफिल में, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी रसधानी, ऑप्शन डी लवक। मैं ये नहीं बताऊंगा, ये आपका HW, ये क्वेश्चन रिपीट किया है कम से कम 4 से 5 बार रिपीट किया होगा ये। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में भी आया था, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको दे देना है, मैं हिंट्स भी नहीं दूंगा इसमें। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान से समझना है। मैं एक बार ही पढ़ूंगा। जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं। जब जंतु कोशिका फट जाएगी, पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायक करता है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी प्लाज्मा ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। ठीक है, इसको तुम लोग अच्छे से पढ़ो और खुद से सोचो पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मैं अगर बार बार क्वेश्चन को रिपीट करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबा बने। तो बेटा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छा से क्वेश्चंस को पढ़ना, नहीं देखो नहीं समझ में आता है ना तो एकदम बेझिझक कमेंट किया करो। मैं तुम लोग को यहाँ पे बताने के लिए ही मैं यहाँ पे अपने चैनल खोल के तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मुजरा नहीं हो रहा है कि मतलब आए और पढ़ा के चले गए जैसे मन तैसे। अगर जैसे मन तैसे रहते तो वीडियो इतना लंबा जाता ही नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि उसका जितना अंदर से अंदर डीपली पूछ सके उतना ही डीपली अंदर जाना है, जितना तुम्हारा काम हो। नॉलेज सिर्फ चाहिए तुमको, और ताकि तुम्हारा एग्जाम सही से निकले, तो उतना तो मैं कराऊंगा यहाँ पे, उसके लिए टेंशन नहीं लो। फिलहाल इसका आंसर आपका डी कोशिका भित्ति हो जाएगा। इसको तुम लोग अच्छे से पढ़ना, उसके बाद समझना कि ये कहना क्या चाह रहा है,
और नहीं पता चलेगा तो अगले लेक्चर में कमेंट कर देना, मैं इस पर एक डिटेल इसका जो थ्योरी का क्लास होगा मैं उस पर ला दूंगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रह करता है? ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी अवर्णी लवक, ऑप्शन डी वर्ण लवक, ऑप्शन डी जीव द्रव्य। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं को संग्रहण करता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बेटा जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा, अवर्णी लवक। ठीक है, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और एक होता है, 3 प्रकार का ये होता है जीव द्रव्य। इसके बारे में अच्छा से बताऊंगा, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये 3 होता है, बहुत अच्छे से मैं इसके बारे में डिटेल दूंगा। ठीक है, तो आज की इस फिलहाल में एक क्वेश्चन मेरा और बचा हुआ है, ये रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट मेरे ख्याल से ये पीपीटी में ऐड हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जल हो जाएगा। पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।